अध्याय 41 क्या आप अपने शिक्षक को नीची नजर से देखते हैं? अध्याय 41 क्या आप अपने शिक्षक को नीची नजर से देखते हैं? हम चू वेई, तुम सच में अनएक्सपेक्टेड हो। अगर तुमने ऐसा कहने की हिम्मत की तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे मरते हो। झाओ शी पहले से ही खुश महसूस कर रहा था। चू वेई को स्कूल में सिर्फ 1 महीना हुआ था, इसलिए उसे हथियारों को बेहतर बनाने के बारे में कुछ नहीं पता था। मो कांगक्स्यू ने भी चू वेई को ठंडी नजरों से देखा। वह चू वेई से थोड़ी नाराज भी थी। जब उसने उसे पहली 2 बार रिजेक्ट किया था तो उसे हमेशा चू वेई से नाराजगी थी। टीचर, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं यह कहूं? यांग शियाओ ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि अगर उसने कोई गलती की तो टीचर उसे बता देंगे? बस यह कह दो। हालांकि यांग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान थी, चू वेई की राय में इस यांग जियाओ को डर था कि अगर उसने कोई गलती की तो वह तुरंत गुस्सा हो जाएगा। हालांकि चू वेई बिल्कुल भी नहीं घबराया और तुरंत कहा, शिक्षक, आपने अभी कहा कि किसी हथियार को परिष्कृत करते समय आपको सामग्रियों में होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करना चाहिए, लौ के तापमान का निरीक्षण करना चाहिए, प्रत्येक सामग्री की विशेषताओं को याद रखना चाहिए और सावधान रहना याद रखना चाहिए। असल में आपने इतना लंबा पैराग्राफ कहा, मैं इसे बस कुछ शब्दों में बता सकता हूं और प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यह उतना ही आसान हो जाएगा और यह नेचुरली आ जाएगा। रटकर याद करने से अक्सर कोई असर नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। चू वेई के कुछ शब्द बोलने के बाद पूरी क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, मानो चू वेई की बात समझ में आ गई हो। सबने चू वेई को बस यह कहते हुए सुना, जहां तक मेरा यह कहना कि आप गलत थे, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आपने कहा कि हथियार ठंडा हो गया है तो आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। असल में यह बात गलत है। हथियार बनाने के लिए हम जिन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं वे आमतौर पर म्यूटेटेड मटेरियल होते हैं, इसलिए हथियार को गर्म करके बनाने के बाद हथियार के आकार पर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड के असर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके डरने का कारण शायद यह है कि टीचर, आपने बहुत कम हथियारों की प्रैक्टिस की है, इसलिए टीचर, आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। चू वेई के बोलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी टीचर से नहीं बल्कि किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हो। एक पल के लिए मेरे दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, डर था कि यह स्टूडेंट समझेगा नहीं। आखिरकार वह दूसरे लेवल के हथियार रिफाइनर के टॉप पर है। हथियार रिफाइनिंग के कॉन्सेप्ट और विरोधी के कॉन्सेप्ट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस समय पूरी क्लासरूम और भी शांत हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चू वेई, जो सो रहा था, सच में अच्छे से बोल पाएगा और उसने यह भी कहने की हिम्मत की कि टीचर बहुत कम हथियार बनाते हैं। वह क्या कहना चाहता था? क्या आप टीचर को नीची नजर से देखते हैं? अब स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़िए, सब लोग कुछ देर के लिए हैरान रह गए, यहां तक कि इसमें शामिल व्यक्ति यांग जियाओ का भी चेहरा, जो शुरू में नजरअंदाज करने वाला था, धीरे धीरे गंभीर हो गया। हालांकि चू वेई ने अभी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा लगा कि हर वाक्य सही था और जरूरी बातों पर जोर दिया गया था। और सबसे जरूरी बात यह है कि दूसरे पक्ष ने सही कहा, यानी वह ज्यादा हथियारों की प्रैक्टिस नहीं करता। आखिर स्कूल हथियार बनाने वाले सब्जेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि हथियारों को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल आमतौर पर म्यूटेटेड मटेरियल या म्यूटेंट जानवरों की हड्डियां होती हैं। हर पीस बहुत कीमती होता है, इसलिए उसे ट्राई करने के लिए ज्यादा रिफाइनिंग मटेरियल नहीं दिए जाएंगे। इस बच्चे ने जो कहा वह सही लगता है। क्या वह सच में हथियारों को बेहतर बनाना जानता है? हालांकि चू वेई ने कल ताइयुआन शहर के हथियार बनाने वाले जीनियस लिन वेई को हरा दिया था, लेकिन यह सब कल ही हुआ था और चू वेई ने कल स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, इसलिए यह घटना अभी तक स्कूल में नहीं फैली थी। भले ही यह बच्चा सही हो, इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने मेरा चेहरा। यांग शियाओ को असल में नहीं पता था कि चू वेई ने जो कहा वह सही था या नहीं। आखिर हथियार बनाने का उसका लेवल इतना ही ऊंचा था। लेकिन अगर वह सही भी हैं, तो वह पद कैसे छोड़ सकते हैं? क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए यह सोचना मुमकिन है कि वह टीचर के तौर पर चू वेई जितने अच्छे नहीं हैं? जब यांग जियाओ दुविधा में था, तभी क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। सबने देखा कि वह प्रिंसिपल लॉन्ग फैंग था। टीचर यांग ने आपकी क्लास को डिस्टर्ब तो नहीं किया, है ना? मुझे कुछ काम है और मैं चू वेई से मिलना चाहता हूं। चू वेई को खोज रहे हैं? चैप्टर 42 ताइयुआन शहर के हथियार रिफाइनिंग में सबसे ऊपर बैठा आदमी। चैप्टर 42 ताइयुआन शहर के हथियार रिफाइनिंग में सबसे ऊपर बैठा आदमी। यांग शियाओ को अचानक लगा कि प्रिंसिपल लॉन्ग फैंग सही समय पर आए हैं और उन्होंने तुरंत कहा, स्टूडेंट चू, क्योंकि प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहीं जाना चाहिए। यांग शियाओ ने यह नहीं बताया कि चू वेई ने जो कहा वह सही था या गलत। चू वेई ने उलझन में प्रिंसिपल को देखा, लेकिन उसने देखा कि झुर्रियों वाला प्रिंसिपल उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है, जैसे वह कोई बेमिसाल खजाना देख रहा हो।
और सबसे अच्छा एक्सप्रेशन दिखाएं। टीचर यांग प्लीज आप भी साथ आइए। यांग शियाओ थोड़ा चौंका। इसका चू वेई से क्या लेना देना है? ठीक है। चू वेई और यांग शियाओ प्रिंसिपल के पीछे पीछे प्रिंसिपल के ऑफिस तक गए। जैसे ही चू वेई और यांग शियाओ चले गए, हथियार बनाने वाली क्लासरूम में जोरदार चर्चा शुरू हो गई। आपको क्या लगता है प्रिंसिपल चू वेई को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ, प्रिंसिपल बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए अगर कुछ नहीं हुआ तो वे चू वेई से नहीं पूछेंगे। देखा, यह चू वेई ही था जिसने अभी अभी टीचर यांग की बात का खंडन किया था। प्रिंसिपल ने जब वहां से गुजर रहे थे तो यह देख लिया, इसलिए उन्होंने उसे सोच विचार की शिक्षा के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया। झाओ शी ने खुशी से कहा। प्रिंसिपल के ऑफिस में लॉन्ग फैंग ने चू वेई की तरफ प्यार से देखा और कहा, स्टूडेंट चू प्लीज बैठ जाइए। चू वेई हैरान रह गया। प्रिंसिपल का ऑफिस उतना डरावना नहीं लग रहा था जितना कहानी में बताया गया था। उसने पहले सुना था कि प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाए जाने वाले टीचर और क्लासमेट को प्रिंसिपल डांट सकते हैं। चू वेई के बैठने के बाद प्रिंसिपल ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला, स्क्रीन चू वेई की तरफ करके कहा, स्टूडेंट चू तुम नए हथियार बनाने वाले जीनियस हो जो कल ताइवान शहर में मशहूर हो गए। चू वेई ने स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर ताइवान सिटी मॉर्निंग न्यूज का एक हिस्सा था। न्यूज में कल लिन वेई के साथ कंपटीशन के दौरान ली गई उनकी फोटो थी। न्यूज में एक बड़ी हेडलाइन थी, उस रहस्यमय लड़के ने वेपन मास्टर्स गिल्ड को परेशान कर दिया और इतनी कम उम्र में ही वह ताइवान शहर के वेपन रिफाइनिंग के टॉप पर पहुंच गया था। खबर के नीचे उस दिन ली गई उनकी कई तस्वीरें हैं। यह मैं हूं। चू वेई ने ऊपर से तो हल्के में जवाब दिया, लेकिन मन ही मन वह खबर के टाइटल से बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि खबर बहुत सच्ची थी। ताइवान शहर के हथियार बनाने के टॉप पर बैठा आदमी। ताइवान शहर में हथियार बनाने के मामले में कौन आदमी सबसे आगे है? यांग जियाओ थोड़ा कंफ्यूज था। अपने लिए देख लो। लॉन्ग फैंग ने अपना सेल फोन यांग जियाओ को दिया और साथ ही चू वेलाई को ऊपर से नीचे तक देखा। अगर उसने आज सुबह न्यूज नहीं देखी होती तो उसे पता नहीं चलता कि ताइवान शहर में हथियार बनाने वाला इतना नया जीनियस आ गया है। इसके अलावा यह जीनियस उसके स्कूल में था और उसे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर दूसरे स्कूलों ने उसे चुपके से अपने साथ ले लिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। आखिरकार आसपास के रेकी स्कूलों को होनहार स्टूडेंट्स को लूटने की आदत है। आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट स्कूल के लिए अनगिनत सम्मान और बोनस ला सकता है। क्या यह खबर सच है? यांग जियाओ, जो अपना सेल फोन पकड़े हुए था, सदमे में उसे लगभग जमीन पर गिरा ही दिया। यह बच्चा असल में सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर है। यांग जियाओ ने चू वेई को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। चू वेई के चेहरे पर हल्का सा भाव था, लेकिन वह दिल से बहुत आराम महसूस कर रहा था। बच्चे, क्या तुम सच में सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर हो? क्या बकवास है लाओ यांग, तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा, क्लासमेट चू। प्रिंसिपल को लगा कि यांग जियाओ थोड़ा बेइज्जत कर रहा था। लाओ फेंग प्लीज बीच में मत बोलो, मैं बस ऐसा ही हूं। बच्चे, क्या तुम सच में सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर हो? चू वेई ने यांग शियाओ को देखा। हालांकि सफेद दाढ़ी वाले इस बूढ़े आदमी ने उसे बिगड़ैल कहा, लेकिन उसके मन में उसके लिए सच्ची भावना थी। उन लोगों के उलट जो यह जानने के बाद कि वह दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाला है, उसे गले लगाने का नाटक कर रहे थे। चैप्टर 43 बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना। चैप्टर 43 बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना। उसी समय चू वेई भी यांग जियाओ के बारे में थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि अभी अभी यांग जियाओ ने प्रिंसिपल को लाओ फांग कहा था। आपको पता होगा कि स्कूल में ज्यादातर टीचर प्रिंसिपल को देखते ही इज्जत से प्रिंसिपल कहते हैं। किसी ने भी कभी लाओ फांग को इस तरह बुलाने की हिम्मत नहीं की। हाँ, मैं सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर हूँ। हे भगवान, बच्चे, तुमने यह कैसे किया? यांग शियाओ पिछले 5 साल से हथियार रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन वह अभी भी फर्स्ट लेवल हथियार रिफाइनर बनने के शुरुआती स्टेज में हैं। अच्छा, टैलेंट? तुम्हें पता है, चू वेई को सिस्टम नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत गुस्से में हूं, भगवान बहुत अन्यायी है। ठीक है लाओ यांग, मुझे अभी भी स्टूडेंट चू से कुछ बात करनी है, प्रिंसिपल ने कहा। स्टूडेंट चू, मुझे स्कूल के सम्मान के लिए लड़ने के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। स्कूल के लिए सम्मान की होड़ में है? बात यह है कि स्कूल अगले 2 महीनों में आसपास के दूसरे स्कूलों के साथ कई फ्रेंडली कंपटीशन करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप वेपन रिफाइनिंग कंपटीशन में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चू वेई को अचानक समझ आ गया, क्या यह 2019 में धरती पर स्कूलों के बीच हुए मैथमेटिकल ओलंपियाड कंपटीशन और टेक्नोलॉजी कंपटीशन जैसा नहीं है? ऊपर से तो ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती पहले आती है और कंपटीशन बाद में। आखिर में हर स्कूल खुद की तुलना दूसरे स्कूलों से करने के लिए उत्सुक रहता है। चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। वह बात समझ गया था, लेकिन उसे कोई एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रहा था।
लॉन फैंग ने चू वेई के एक्सप्रेशन को देखा और तुरंत कहा, स्टूडेंट चू, जब तक तुम स्कूल के लिए ऑनर्स जीतने को तैयार हो, मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में स्कूल रेटिंग में सीधे एस लेवल तक पहुंचा दूंगा। चू वेई हैरान रह गया। आपको पता ही होगा कि इस स्कूल की रेटिंग बहुत सख्त है। चू वेई को पहले सी लेवल भी नहीं मिला था, लेकिन इस बार प्रिंसिपल ने उसे एस लेवल दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में सुपरनेचुरल शक्तियों के साथ पैदा हुए जीनियस में से भी सिर्फ 4 ही एस लेवल पर हैं और बाकी ए लेवल पर हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल ने अभी जो कहा वह सीधे एस लेवल पर जाने के लिए था, जिसका मतलब है कि उसे असेसमेंट देने की जरूरत नहीं है। यह प्रिंसिपल द्वारा खोला गया एक बैक डोर है। कुमा। चू वेई थोड़ा हिचकिचा रहा था, इसलिए नहीं कि वह तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। आखिर जब वह एक खराब स्टूडेंट था तो उसे सबसे ज्यादा नापसंद वे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स थे जो टीचर्स से पीछे के दरवाजे खोलने के लिए कहते थे। हालांकि अब इस तरह की बात सच में उसके साथ हुई और प्रिंसिपल ने उसके लिए दरवाजा खोलने की पहल की। चू वेई को देखकर वह फिर भी हिचकिचाया। प्रिंसिपल ने दांत पीसते हुए सेल फोन से एक बोतल निकाली, चू वेई को दी और कहा, यह फायर फीनिक्स ब्लड पिल है। जब तुम सुपर पावर की दुनिया में जाओगे तो इसे ले लेना। इस बात की थोड़ी संभावना है कि तुम्हें फायर पावर महसूस हो सकती है। जब तक आप स्कूल के लिए शान वापस लाने का वादा करते हैं, मैं आपको अभी यह अमृत दे सकता हूं। चू वेई हैरान रह गया। यह फायर फीनिक्स ब्लड पिल पूरे ताइवान शहर में मशहूर थी और यह सिर्फ स्पिरिचुअल कल्टीवेटिंग स्कूल के लिए थी। अफवाह थी कि इस पिल में सच में म्यूटेंट जानवर फायर फीनिक्स का खून था। इसे ईस्टर्न अलायंस स्कूल अलायंस ने जारी किया था। हर स्कूल के रिसोर्स का इस्तेमाल सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को इनाम देने के लिए किया जाता है। जब हर कोई सुपर पावर की दुनिया में जाता है तो उस जगह की सुपर पावर को समझने में फेल होने का चांस होता है। अगर वे फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि तरक्की फेल हो गई है, और जो फेल होते हैं वे सुपर पावर की दुनिया में नहीं जा सकते। कुछ लोग जो पूरी जिंदगी रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, वे रेकी के सिर्फ 9th लेवल पर ही होते हैं, क्योंकि वे सुपरनेचुरल शक्तियों को महसूस नहीं कर पाते और यहीं फेल हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ताइवान शहर में स्पिरिचुअल एनर्जी के 9th लेवल पर बहुत से लोग हैं, लेकिन सुपर पावर के लेवल में सिर्फ सिंगल डिजिट हैं। इससे पता चलता है कि फायर फीनिक्स ब्लड पिल जो चांस बढ़ा सकती है, कितनी कीमती है। अगर यह चीज स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 वाले लोगों को बेची जाए तो वे जरूर अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके बदले में दे देंगे। ठीक है, चू वेई सहमत हो गया। यह बस एक कंपटीशन है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, आप सब अपने खून से पैसे कमा रहे हैं। बहुत बढ़िया स्टूडेंट चू, हमारा ताइवान जिलिंग स्कूल सच में बहुत लकी है कि उसे तुम जैसे स्टूडेंट्स मिले। प्रिंसिपल ने जल्दी से फायर फीनिक्स ब्लड पिल चू वेई के हाथ में रख दी, जैसे उन्हें बहुत डर था कि चू वेई को इसका पछतावा होगा। अध्याय 44 स्कूल आपका घर है। अध्याय 44 स्कूल आपका घर है। बहुत बढ़िया, इस बार हमारा ताइवान स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल जॉइंट स्कूल कंपटीशन में कमाल कर सकता है। इसमें न सिर्फ झांग तियानफेंग जैसा स्पिरिचुअल एनर्जी जीनियस है, बल्कि इस बार एक वेपन रिफाइनिंग जीनियस भी है। इस बार मेरी किस्मत में लिखा है। सॉरी, तियानशुई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन स्कूल के उन बूढ़े लोगों, देखो इस बार मैं तुम पर कैसे हंसता हूं। लॉन फैंग को अब भी अच्छी तरह याद था कि पिछले जॉइंट स्कूल कंपटीशन में तियानशुई जिवलिंग एकेडमी के लोगों ने स्कूल में घटिया पढ़ाने के लिए उसका मजाक उड़ाया था। इस बार उसे चू वेई मिला और अब दूसरों पर हंसने की बारी उसकी थी। चू वेई एक सेकंड लेवल वेपन रिफाइनिंग मास्टर है और वह वेपन रिफाइनिंग प्रोजेक्ट में सभी अपोनेंट्स को जरूर हरा देगा। अब वह यह भी सोच सकता है कि जब चू वेई कंपटीशन में अपनी ताकत दिखाएगा तो दूसरे स्कूलों के बूढ़े लोग जरूर हैरान रह जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत आशावादी हूँ क्लासमेट चू। अगर भविष्य में कुछ भी होता है तो बस प्रिंसिपल के पास आओ और पूछो कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है। प्रिंसिपल से अच्छे से पेश मत आओ, स्कूल को अपना घर समझो। चू वेई ने सिर हिलाया और उसे अचानक एहसास हुआ कि प्रिंसिपल, जो अपने क्लासमेट्स के सामने दूसरों को डांटना पसंद करते थे, कितने मिलनसार लग रहे थे। टीचर चू, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? चू वेई ने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सफेद दाढ़ी वाले टीचर यांग शियाओ भी उससे मिलना चाहते थे। बस इतना ही। क्या आप शिक्षक को भविष्य में हथियार बनाना सिखा सकते हैं? यांग जियाओ थोड़ा शर्मिंदा हुआ। आखिरकार वह उसे कुछ समय पहले ही सिखा रहा था। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो जब तक मैं अपने वेपन रिफाइनिंग लेवल को बेहतर कर सकता हूं, मैं इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर सकता। चू वेई हैरान रह गया। वह सच में सोच भी नहीं सकता था कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी उसके घुटनों पर बैठकर उसका लेक्चर सुन रहा होगा। ठीक है, टीचर तुम्हें बिना कुछ लिए मुझे पढ़ाने नहीं देंगे।
अगर भविष्य में स्कूल में तुम्हें तंग किया गया तो तुम मेरे पास आना और मैं उसे पीटूंगा। चू वेई हैरान रह गया। यह यांग जियाओ न केवल उसका स्टूडेंट बनना चाहता था बल्कि उसका गुंडा भी बनना चाहता था। जब चू वेई फिर से हथियार बनाने की क्लास में लौटा तो यांग शियाओ ने अंदर आते ही सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के सामने कहा, क्लासमेट चू ने अभी क्लास में जो 2 राय रखी थीं, उन पर ध्यान से सोचने के बाद मुझे लगता है कि मिस्टर चू ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। अब से तुम्हें क्लासमेट चू जैसा बनना होगा। अगर तुम्हारे कोई सवाल हैं तो पूछो। सिर्फ इसी तरह तुम आगे बढ़ पाओगे। मैं फिर से क्लासमेट चू की तारीफ करना चाहूंगा। क्लासमेट चू सच में बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। पूरी क्लासरूम में सन्नाटा था। सफेद दाढ़ी वाले यांग जियाओ हमेशा क्लास को सीरियसली लेते थे और कभी दूसरों की तारीफ नहीं करते थे। बार बार तारीफ करने का यह तरीका तो दूर की बात है। सबने एक साथ चू वेई को उसकी सीट पर देखा। क्या चू वेई ने अभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाते समय टीचर को रिश्वत दी थी? चू वेई शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। जब वह अभी वापस आया तो उसने यांग जियाओ को हथियार बनाने का ज्ञान सिखाने का वादा किया। इसलिए अब यांग जियाओ जिसकी तारीफ कर रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु है। चू वेई के यांग जियाओ को सिखाने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि यांग जियाओ ने जो शर्तें बताई थीं वे अच्छी थीं। हालांकि चू वेई के पास अब मजबूत डिफेंसिव पावर वाले इक्विपमेंट हैं, फिर भी उनकी फोर्स वैल्यू ज्यादा नहीं है। आखिर उनका अपना लेवल तो सिर्फ ऑरा लेवल 2 है। अगर यांग जियाओ जो स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 9 को ऊपर उठा सकता है को एक ठग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके तो स्कूल में आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा। क्लासमेट चू, क्या तुम्हारे पास हथियार रिफाइनिंग के बारे में उस जानकारी के अलावा कुछ और बताने के लिए है जिसका तुमने अभी जिक्र किया? चू वेई ने यांग शियाओ से कहा कि वह उसे हथियार बनाना सिखाएगा, लेकिन उसे मास्टर मत कहना। ठीक है, कोई बात नहीं। आप बात करना जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात जारी रखूंगा। इस समय यांग जियाओ असल में थोड़ा शर्मीला था, बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह जो टीचर के सामने होता है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इस समय क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स को चू वेई के प्रति यांग शियाओ का रवैया महसूस हुआ। अध्याय 45 मजबूत न बनना असंभव है। अध्याय 45 मजबूत न बनना असंभव है। बिल्कुल नहीं। टीचर यांग, जो हमेशा गुस्सैल रहते हैं, चू वेई की बहुत इज्जत करते हैं। क्या चू वेई ने टीचर यांग पर कोई आज्ञाकारी जादू किया, या चू वेई असल में टीचर यांग का खोया हुआ पोता है? जब सभी क्लासमेट हैरान थे तो चू वेई के बगल वाली क्लास की स्टूडेंट मो कांगक्स्यू ने चुपके से हैरानी से भरी आंखों से उसे देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि चू वेई अब सच में जादू जानता है? पहले तो उसका शरीर मजबूत हुआ और फिर टीचरों ने एक के बाद एक उसकी तारीफ की। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही क्लास से बाहर निकलने का समय आ गया। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि क्लासमेट चू वेई का रिफाइनिंग इक्विपमेंट का ज्ञान सच में बहुत अच्छा है। भविष्य में सभी को क्लासमेट चू को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और उससे अधिक सीखना चाहिए। यांग जियाओ ने सफाई करते समय चू वेई की तारीफ की। पूरी क्लास फिर से हैरान रह गई। टीचर यांग पर चू वेई ने जरूर कोई जादू किया होगा। हालांकि सभी के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन वे दिल से नॉर्मल थे। सिर्फ झाओ शी, जो आखिरी लाइन में बैठा था, दुखी था। उसने चू वेई की तरफ देखा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि चू वेई को न सिर्फ क्लास में सोने की सजा नहीं मिली बल्कि उसकी रिपोर्ट की वजह से टीचर ने उसकी तारीफ भी की। जब उसने यह सोचा तो उसे लगा जैसे उसने अपनी सांस रोक ली हो और वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग जियाओ के वापस आने के बाद उसने असल में उसे क्लासरूम के कोने में बैठने के लिए कहा। चू वेई के लिए यह बिल्कुल भी बदला लेने जैसा नहीं लगा। जब उसने यह सोचा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर बड़ा हथौड़ा मारा हो, जिससे वह इतना निराश हो गया कि उसे खून की उल्टी करने का मन किया। वह रिपोर्ट का हीरो था और उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अगला कोर्स स्पैरिंग क्लास था। आपको पता होना चाहिए कि भविष्य में युद्ध के मैदान में या तो दुश्मन मरेगा या आप बचेंगे, इसलिए हर स्पैरिंग को असली लड़ाई की तरह ही लेना चाहिए। तुम थोड़ी ताकत लगाओ, दोपहर में खाना नहीं खाया, और तुम और तेज मुक्का मारो, एक आदमी को औरत जैसा नहीं होना चाहिए। स्पैरिंग टीचर टाई झान ने स्कूल के खेल के मैदान में कर्कश आवाज में जोर से चिल्लाया। क्लास 101 के सभी स्टूडेंट्स धूप में सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे थे। सिर्फ एक अपवाद था और वह व्यक्ति चू वेई था। चू वेई को एक बड़े पेड़ के नीचे हवा का आनंद लेते हुए देखा गया। वह सभी को आराम से अभ्यास करते हुए देख रहा था। आज प्रिंसिपल से इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल ने चुपके से सभी टीचरों को बता दिया है कि चू वेई अब से आजाद रहेगा और टीचरों की रोक-टोक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, चू वेई भविष्य में क्लास के दौरान जो चाहे कर सकता है। असल में प्रिंसिपल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहते थे कि चू वेई इक्विपमेंट को रिफाइन करने में ज्यादा समय लगाएं।
हम यहाँ बारिश की तरह पसीना क्यों बहा रहे हैं जबकि वह वहाँ ठंड का मजा ले रहा है। ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोग चू वेई के आराम से दिखने को देखकर बहुत नाखुश थे। हाँ, सही कहा। ऐसा क्यों लगता है कि चू वेई की किस्मत हाल ही में बहुत अच्छी रही है और हर टीचर उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। यह सही है। प्रिंसिपल ने आज उसे ढूंढा। क्या वह बाहर प्रिंसिपल का बेटा है? नहीं तो हम यह सब कैसे समझा सकते हैं? यह सही है। इन लड़कों की तुलना में प्रैक्टिस कर रही लड़कियां एक एक करके चू वेई को उत्सुकता से देख रही थीं। अरे देखो, चू वेई अब कितना खास है। हाँ, और क्या आपने ध्यान दिया है कि चू वेई अब ज्यादा चार्मिंग लग रहा है? महिला क्लासमेट ने याद किया कि जब चू वेई ने हथियार रिफाइनिंग क्लास में शांति से सवालों के जवाब दिए तो वह बिल्कुल सीईओ की तरह थे। हाँ, पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि चू वेई और भी खूबसूरत होती जा रही है। लड़कियों की बातें सुनकर मो कांगक्स्यू, जो प्रैक्टिस से पसीने में तर था, पेड़ के नीचे चू वेई को देखे बिना नहीं रह सका। चू वेई ने अपनी आंखों को पत्तों से ढक लिया और हवा चलने पर उसके बाल उड़ गए। सच में इसमें एक एलिगेंस का एहसास था। मो कांगक्स्यू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही उसने खुद से कहा, तुम्हें अपनी कामयाबी पर गर्व है। चू वेई, जो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसे पता नहीं था कि इतने सारे लोग उसे देख रहे हैं। उसने अपने पैर क्रॉस किए और एक छोटा सा गाना गुनगुनाया। डिंग। होस्ट सबके सामने शांत और शांत रहता है और उसे 500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स और 1250/40,000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स का इनाम मिलता है। अरे बाप रे! चू वेई एक पल के लिए हैरान रह गया। हालांकि चू वेई अब सिस्टम के पैसिव रिवॉर्ड मोड का ज्यादा से ज्यादा आदी हो गया है, लेकिन इस तरह का रिवॉर्ड कभी कभी बहुत अचानक आ जाता है। पेड़ के नीचे बैठकर हवा का आनंद लेने से भी आसमान से इनाम मिल सकता है। ओह, सच में मजबूत न बनना नामुमकिन है। चैप्टर 46 अच्छा होगा अगर मैं सोते समय भी ज्यादा मजबूत हो जाऊं। चैप्टर 46 अच्छा होगा अगर मैं सोते समय भी ज्यादा मजबूत हो जाऊं। टीचर टाई, आपकी क्लास भी स्पैरिंग लेसन ले रही है। लंबे बालों वाले टीचर के नेतृत्व में स्टूडेंट्स की एक टीम क्लास 101 के ठीक बगल में स्कूल के प्लेग्राउंड में आई। टीचर वांग। टाई झान ने बहुत खुश होकर जवाब नहीं दिया। क्योंकि वांग हे और टाई झान दोनों ही स्पैरिंग लेसन पढ़ाते हैं, इसलिए वे चुपके से एक दूसरे की तुलना किए बिना नहीं रह पाते, इसलिए दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। वांग हे ने प्लेग्राउंड में ट्रेनिंग ले रहे क्लास 101 के स्टूडेंट्स पर नजर डाली और आंखों में कुछ नफरत के साथ कहा, टीचर टाई, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कोई असर नहीं हुआ है और आपकी क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या एक टीचर के तौर पर आपके पढ़ाने के तरीके में कुछ गड़बड़ है? टाई झान की तांबे की घंटी जैसी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने कहा, लगता है टीचर वांग को हमारी क्लास की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे, तुम्हारा क्लास मॉनिटर झांग जून कहाँ है? वांग हे ने पाया कि क्लास 101 में झांग जून की कोई परछाई नहीं थी। तुम्हें पता है, क्लास 101 के स्टूडेंट्स में उसे सिर्फ झांग जून पसंद था। शुरू में उसने झांग जून को अपनी क्लास 100 में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन बदकिस्मती से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। स्टूडेंट झांग जून ने छुट्टी मांगी। छुट्टी मांगो? हाँ, इस तरह के सिखाने के तरीके के बिना स्पैरिंग मैच न करना ही बेहतर है। टाई झान का चेहरा अचानक उदास हो गया। टीचर वांग, मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे। ओह, सॉरी, मैंने गलती से सच बोल दिया। वांग हे हंसे और टाई झान के चेहरे की तरफ देखे बिना क्लास 100 के स्टूडेंट्स की तरफ मुड़े और कहा, स्टूडेंट्स, चलो प्रैक्टिस करते हैं। टाई झान का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि वांग हे इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने अपना चेहरा खो देगा। उसने वांग हे से बस कुछ शब्द कहे क्योंकि वह कुछ समय पहले वांग हे के माता पिता से रिश्वत लेने से खुश नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग हे इतनी जल्दी उस पर पलटवार करेंगे। टाई झान ने देखा कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स एक एक करके उसे देख रहे हैं और उसे बेइज्जत होते हुए देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और मेरे लिए प्रैक्टिस करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? टाई झान दहाड़ा। अगर आज इन लोगों में कोई होनहार इंसान होता तो उस पर, टाई झान पर, हंसी नहीं आती। टाई झान को गुस्सा होते देख क्लास 101 के सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए और प्रैक्टिस करने लगे। हालांकि यह टीचर टाई आपको सजा के तौर पर टॉयलेट साफ नहीं करने देता था, लेकिन वह आपको प्लेग्राउंड में तब तक दौड़ाता था जब तक आपको अपनी जिंदगी पर शक न हो जाए। अरे 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 अरे! 2 क्लास के प्रैक्टिस के बाद प्लेग्राउंड में काफी रौनक लग रही थी। क्लास 100 के स्टूडेंट्स ने भी जमकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ स्टूडेंट्स ने हवा में कुछ 100 kgs की ताकत के साथ पंच मारे। दूसरे स्टूडेंट्स ने बिजली की तरह पैर से लात मारी। जाहिर है, यह लात तेज और ताकतवर थी
और ऐसा लग रहा था कि यह 1,000 किलोग्राम से ज्यादा हो गई है और स्पिरिचुअल एनर्जी लेवल 2 के दायरे में आ गई है। और इस लेवल 2 दायरे में कई लोग हैं। जाहिर है उनकी क्लास की ताकत चू वेई की क्लास 101 से कहीं बेहतर है। हालांकि प्लेग्राउंड में एक और क्लास प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन दूर पेड़ के नीचे चू वेई ने हवा और धूप का मजा लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर मैं सोते समय और ताकतवर हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। डिंग। होस्ट सो रहा है और होस्ट को 500 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स और 1750 बटा 40,000 स्पिरिचुअल एनर्जी पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। चू वेई पूरी तरह से हैरान रह गया। तब चू वेई को आह भरनी पड़ी, सिस्टम तुम सच में बहुत बढ़िया हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तुम किक मारते समय अपने पैरों पर ध्यान नहीं दे सकते? खेल के मैदान के एक कोने में क्लास 100 और क्लास 101 के बीच झगड़ा हो गया। चैप्टर 47 पता चला कि तुम कचरा हो। चैप्टर 47 पता चला कि तुम कचरा हो। क्लास 100 के वांग काई ने कहा, तुम बकवास हो, जब तुमने मेरे पैर आते देखे तो क्या तुम भाग नहीं गए? क्लास 101 के लियू फेई गुस्से से भरे हुए थे, साफ है तुमने यह जानबूझकर किया। जब क्लास 101 का लियू फेई अपने क्लासमेट्स के साथ स्पैरिंग कर रहा था, तो क्लास 100 का वांग काई, जो उसके बगल में स्पैरिंग कर रहा था, ने अचानक उसे लात मारी और जमीन पर गिरा दिया। उसकी कमर में अभी भी दर्द है। तो क्या हुआ अगर यह जानबूझकर किया गया? तुम्हें मेरे सामने प्रैक्टिस करने के लिए किसने कहा? लियू फेई, यह खेल का मैदान तुम्हारा नहीं है। वैसे हम ही तो सबसे पहले यहां आए थे। तो क्या हुआ अगर तुम पहले आ गए? मैं तो बस प्रैक्टिस के लिए इस जगह पर कब्जा करना चाहता हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। वांग काई ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं, जिससे उनकी मजबूत मांसपेशियां दिखने लगीं। स्कूल आमतौर पर स्टूडेंट की लड़ाइयों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आखिर इस जमाने में शहर के बाहर कभी भी खतरा बना रहता है, इसलिए आपको खुद ही उसका सामना करना सीखना होगा। बेशक इसका आधार यह है कि कोई भी मारा नहीं गया है। आप। लियू फेई गुस्से में था, लेकिन वह जानता था कि वह वांग काई का मुकाबला नहीं कर सकता। वांग काई के पैरों में पहले से ही 1,000 किलोग्राम ताकत थी, जो पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का दूसरा लेवल था, जबकि उसके पास खुद केवल 600 किलोग्राम ताकत थी। हालांकि वह क्लास 101 में टॉप कुछ में से एक है, लेकिन वांग काई के साथ लड़ाई में वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो चिल्लाओ मत, तुम बेकार हो, दूर रहो, मेरी प्रैक्टिस में रुकावट मत डालो। वांग काई ने नफरत से देखा। लियू फेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसमें विरोधी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वांग काई ने लियू फेई के गुस्से और डरे हुए चेहरे को देखा और उस पल और भी ज्यादा नफरत से भर गया। तुम्हारी क्लास 101 सच में बहुत खराब है। एक झांग जून को छोड़कर बाकी सब, यह सब बकवास है। एक वाक्य ने क्लास 101 में प्रैक्टिस कर रहे सभी लोगों को रोक दिया। क्लास 101 के लोग रुक गए और जाहिर है क्लास 100 के लोग भी रुक गए। हालांकि टाई झान और वांग हे ने यह देखा, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। और वांग हे ने टाई झान को उकसाने वाली नजरों से देखा, जैसे कह रहे हो, तुम जो क्लास पढ़ाते हो वह सच में बकवास है, उनमें से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इस समय क्लास 101 के सभी छात्र, लड़के और लड़कियां गुस्से से वांग काई को देख रहे थे, लेकिन किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार क्लास में लेवल 2 ऑरा वाला अकेला झांग जून छुट्टी मांग रहा था, इसलिए वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उस समय वह सबके सामने खुद को बेवकूफ बना सकता है। यह देखकर कि क्लास 101 में किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की, क्लास 100 में लगभग सभी लोग नफरत से मुस्कुराए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहते हो कि वे कचरा हैं, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ले गए। ठंडी आवाज सुनकर सबने देखा कि चू वेइझेंग, जो पेड़ के नीचे ठंडक का मजा ले रहा था, एक एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। वांग काई सिर्फ क्लास 101 के झांग जुन को जानता था, जो स्कूल की सबसे खराब क्लास थी, और बाकी को उसने बहुत पहले ही कचरा मान लिया था। चू वेई ने रूखेपन से कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि तुम बेकार हो। वांग ने अपनी आंखें खोलीं और गुस्सा हो गया, मारपीट की तलाश में। एक मुक्का सीधे चू वेई के पेट पर लगा। जैसे ही विरोधी की मुट्ठी चली, चू वेई की तेज समझ ने उसे आसानी से चकमा दे दिया। रिएक्शन बहुत तेज था, बहुत तेज। एजिलिटी एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ने के बाद चू वेई की अटैक स्पीड 3 अटैक प्रति सेकंड तक पहुंच गई है, जबकि वांग काई प्रति सेकंड केवल 2 बार ही अटैक कर सकता है। बम्प की आवाज के साथ वांग काई को कई मीटर दूर लात मारी गई, जिससे क्लास 100 के कई क्लासमेट जमीन पर गिर गए। क्लास 100 के सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। वांग काई, जिसके पास लेवल 2 स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उसे असल में ट्रैश क्लास के किसी व्यक्ति ने लात मारकर निकाल दिया था।
क्लास 101 के स्टूडेंट्स और भी हैरान थे कि चू इतना ताकतवर कैसे हो गया और एक ही चाल में वांग काई को हरा दिया। तो तुम कचरा हो, चू वेई ने शांति से कहा। अध्याय 48 झाओ शहर की त्रासदी। अध्याय 48 झाओ शहर की त्रासदी। चू वेई के बेपरवाह चेहरे को देखकर वांग काई कई क्लासमेट्स के सपोर्ट में शर्मा गया और दांत भींच लिए, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अभी अभी चू वेई की स्पीड और ताकत देखी थी और वह उसका कोई मुकाबला नहीं था। क्लास 100 के मॉनिटर जी मिंग ने चू वेई को देखा। चू वेई की चाल अभी इतनी तेज थी कि उसे भी लगा कि वह उसका विरोध नहीं कर पाएगा। हालांकि वह वांग काई से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे लगा कि वह चू वेई की स्पीड और ताकत तक नहीं पहुंच पाएगा। मॉनिटर्स ने बात नहीं की और क्लास 100 के बाकी लोगों को लगा कि वे और भी चुप थे। क्लास 101 के मो कांगक्स्यू ने देखा कि घमंडी क्लास 100 अचानक चुप हो गए थे और वे बहुत खुश हुए। चू वेई कौन है? इसी समय स्कूल के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का एक टीचर आया। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट स्कूल के कल्चरल प्रमोशन के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई इंस्पिरेशन कहानी है तो वे उस स्टूडेंट का इंटरव्यू लेंगे और फिर उसकी कहानी रिकॉर्ड करके स्कूल की इंस्पिरेशन वॉल पर प्रिंट करेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी मेहनत से पढ़ाई करने और हर दिन तरक्की करने के लिए हिम्मत मिले। मैं हूं। तुम चू वेई हो। इस बार मैं तुमसे यह जानने आया था कि तुम इस उम्र में दूसरे लेवल के रिफाइनर के लेवल तक कैसे पहुंचे, और फिर हम इस कहानी को स्कूल की मोटिवेशनल वॉल पर छापेंगे। प्रोपेगेंडा टीचर की बातों ने तुरंत पूरे प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज्यादा हलचल मचा दी। सेकंड लेवल रिफाइनर? बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है कि हमारे पूरे ताइवान शहर में सिर्फ एक सेकंड लेवल रिफाइनर है। चू वेई कैसे एक हो सकता है? यह कहना मुश्किल है। क्या तुमने नहीं देखा कि टीचर यांग ने पहले रिफाइनमेंट क्लास में चू वेई की इतनी तारीफ की थी? अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे याद आया कि उस समय टीचर यांग का एक्सप्रेशन यह था कि उन्हें चू वेई बहुत पसंद था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चू वेई के बारे में जानना चाहते हैं तो आज सुबह की न्यूज़ देख लो, प्रोपेगेंडा टीचर ने कहा। इसका मकसद इन स्टूडेंट्स को यह बताना है कि सिर्फ मजबूत बनकर ही आप भविष्य में दूसरों के बीच पहचाने जा सकते हैं। स्टूडेंट्स ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और यह पूरी तरह भूल गए कि वे अभी भी क्लास में हैं। वांग हे और टाई झान ने भी अपने फोन निकाल लिए। हालांकि प्रिंसिपल ने पहले चू वेई की खासियत के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने वजह के बारे में ज्यादा नहीं बताया। अब दोनों को अंदाजा हो गया था। हे भगवान, चू वेई सच में एक सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर है। यह अविश्वसनीय है। सिर्फ दूसरे लेवल का हथियार बनाने वाला ही नहीं, क्या तुमने ध्यान दिया कि चू वेई अब लड़ने में भी बहुत अच्छा है? हाँ, यह सही है, चू वेई मेरा आइडल बनने वाला है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति चू वेई को घूर रहा था। यह व्यक्ति झाओ शी था। झाओ शी को लगा कि इस समय उसकी आंखों में अंधेरा छा गया है। एक सेकंड लेवल वेपन रिफाइनर, ताइवान सिटी में कितने परिवार और बड़े लोग उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की होड़ में हैं। उसे आखिरकार समझ आया कि जब वह चू वेई को ढूंढ रहा था तो प्रिंसिपल इतना मुस्कुरा क्यों रहा था। बदकिस्मती से उसे यह बात बहुत देर से समझ आई। उसने पहले ही चू वेई को नाराज कर दिया था। उसके लिए यह सोचना मुश्किल था कि अगर चू वेई ने भविष्य में स्कूल में उसके लिए मुश्किलें खड़ी की तो वह कैसे जिएगा। यह सोचते हुए झाओ शी को लगा कि उसकी दुनिया अंधेरी है और वह बेहोश हो गया। सबसे दुख की बात यह है कि किसी ने भी यह नहीं देखा कि झाओ शी बेहोश हो गया था, क्योंकि सबकी नजरें चू वेई पर थीं। इस समय चू वेई पहले वाला चू वेई नहीं रहा। प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट के टीचर से बातचीत करने के बाद चू वेई अपनी डॉर्मेट्री में लौट आया। समय का हिसाब लगाने पर म्यूटेशन फॉरेस्ट जाने में 2 दिन लगेंगे। यह तैयारी का समय है। म्यूटेशन फॉरेस्ट जाने से मैं सच में मजबूत होने लगता हूं। 2 दिन बाद स्कूल के गेट पर सुबह धूप खिली हुई थी। स्टूडेंट्स, जल्दी करो, हम निकलने वाले हैं। 4 स्पिरिचुअल पावर टरबाइन वाली एक बड़ी बस के सामने 20 साल की एक खूबसूरत औरत, जिसकी ऊंची पोनीटेल थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। जब सब लोग बस में चढ़ गए तो उस खूबसूरत औरत ने बस में जोर से कहा, मैं यांग किंगजू हूं, म्यूटेशन फॉरेस्ट की इस ट्रिप के लिए तुम्हारी मेंटर। जंगल में सबको मेरी बात सुननी होगी। अध्याय 49 संयम मूर्ति। अध्याय 49 संयम मूर्ति। चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। अगर तुम हमसे बायां पैर हिलाने को कहोगे तो हम दायां पैर नहीं हिलाएंगे। कुछ मेल स्टूडेंट्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्हें लगा कि टीम को फिजिकल ट्रेनिंग टीचर यांग झेंग लीड करेंगे, लेकिन अचानक टीम को एक खूबसूरत लड़की लीड कर रही थी। इससे क्लास 101 के मेल स्टूडेंट्स बहुत खुश हो गए। अरे, क्या तुम्हें पता है, यांग किंगक्सू एक सीनियर है जो हमसे कई साल बड़ी है। वह स्कूल में स्कूल ब्यूटी थी। कोई आश्चर्य नहीं, मैं सोच रहा था कि यह लड़की इतनी सुंदर क्यों है।
पुरुष छात्र यांग किंगक्स्यू के लंबे कद और सुंदर चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, खासकर यांग किंगक्स्यू की प्यारी बातें, जिससे लोगों को उनके दिलों में बहती हवा की तरह सुकून महसूस हो रहा था। मैंने यह भी सुना कि यांग किंगक्स्यू इस बार हमें अपने असेसमेंट के लिए म्यूटेंट फॉरेस्ट ले गई थी। मैंने सुना है कि जब तक वह असेसमेंट पास कर लेगी वह हमारे स्कूल में टीचर बन जाएगी। सच में? मैं सच में उसकी क्लास में जाना चाहता हूँ। आज क्लास 101 के लगभग सभी स्टूडेंट्स आए। आखिर म्यूटेंट फॉरेस्ट की यह ट्रिप 2 हफ्ते बाद होने वाले रेटिंग असेसमेंट से जुड़ी है, लेकिन अभी भी एक स्टूडेंट एब्सेंट है। यह व्यक्ति क्लास मॉनिटर झांग जून नहीं बल्कि झाओशी है। मैंने आज सुबह सुबह किसी को यह कहते हुए सुना कि झाओशी का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। ट्रांसफर के कारण के बारे में हर कोई थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकता है। यह चू वेई की वजह से हो सकता है। झाओशी को चू वेई के बदले का डर है। क्लास मॉनिटर झांग जून छुट्टी से लौटा और बस में सबसे आगे बैठ गया। उसे हैरानी हुई कि झाओशी का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि झाओशी का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर चू वेई की वजह से हुआ है। आखिरकार पिछले शनिवार को मो कांगक्सू के सामने अपने फेल कन्फेशन के बाद वह इन दिनों घर पर अकेले में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। वह कल आधी रात को स्पिरिचुअल एनर्जी के तीसरे लेवल तक पहुंचने के बाद ही अकेलेपन से बाहर आया। इसलिए उसे चू वेई के बारे में कुछ भी नहीं पता था जो हाल ही में स्कूल में हुआ था। लेकिन आज झांग जून ने एक बहुत ही अजीब बात खोजी। यानी जो क्लासमेट उसकी जांघों को गले लगाना पसंद करते थे वे अब उससे बहुत दूर हो गए हैं, जैसे वह कोई प्लेग का देवता हो। और पहले भी कई लड़कियां कचरे के ढेर में चू वेई के आसपास रही हैं। झांग जून को यह नहीं पता था कि हर कोई उससे दूरी बनाए रखता था क्योंकि वे चू वेई को नाराज करने से डरते थे। आखिरकार हर कोई जानता था कि झांग जून और चू वेई के बीच झगड़ा था। क्लासमेट चू वेई, क्या तुम्हें लगता है कि आज मैंने जो कपड़े पहने हैं वे अच्छे दिख रहे हैं? मिनीस्कर्ट पहनी एक सुंदर लड़की ने चू वेई से पूछा। चू वेई ने एक नजर डाली और हल्के से कहा, मुझे लगता है कि आज आपने जो पहना है उससे लोगों को क्राइम करने का मन कर रहा है। लड़की ने प्यार से कहा, नफरत है। चू वेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपना सिर घुमाकर बाहर का नजारा देखने लगा। जब से चू वेई स्कूल और ताइवान शहर में मशहूर हो गया, अगर वह सड़क पर भी चल रहा होता तो कई ऐसे लोग होते जिन्हें वह नहीं जानता था और जो उसके पास आ जाते। आमतौर पर चू वेई हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते थे। इस हल्के रिस्पॉन्स की वजह से चू वेई सिर्फ 2 दिनों में स्कूल में एक मशहूर आइडल बन गया। इस समय लड़की ने चू वेई के हल्के चेहरे को देखा और मन ही मन हिल गई, इतना शांत जैसे उसकी आंखों में सब कुछ नहीं था। अगर उसे ऐसे लड़के का साथ मिल जाता तो वह अपनी सभी क्लासमेट से जल भुनकर मर जाता। इस महिला क्लासमेट के अलावा कई और महिला क्लासमेट थीं जो चर्चा करते समय पर चू वेई की स्थिति को देखती थीं। यहाँ तक कि हमेशा बेपरवाह क्लास फ्लावर मो कांगक्स्यू भी चुपके से चू वेई को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। चू वेई खिड़की के पास बैठा था। सूरज की रोशनी उसके भावहीन चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे इस समय उसे सच में कुछ अलग महसूस हो रहा हो, बिल्कुल कॉमिक बुक के राजकुमार की तरह। चैप्टर 50 झांग जून इतना डिप्रेस्ड है कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा है। चैप्टर 50 झांग जून इतना डिप्रेस्ड है कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा है। मो कांगक्स्यू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी से दूसरी तरफ देखा, लेकिन इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब स्क्वाड लीडर झांग जून ने शटल बस में यह अजीब कल्पना देखी तो वह सोचने लगा कि इस दुनिया में उसके साथ क्या हुआ। पहले उसे लगता था कि वह क्लास 100 का सेंटर है। सभी फीमेल क्लासमेट उसके पीछे पीछे घूमती थीं और मेल क्लासमेट उसकी जांघों को पकड़े रहते थे। लेकिन आज उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है। मैंने उसे चोदा। क्या ये लोग अंधे हैं? कोई भी मुझे हेलो कहने नहीं आया। मैं झांग जून हूं। क्या आज जब मैं बाहर गया तो सबने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मैंने अपना चेहरा नहीं धोया था? झांग जून आज इतना उदास था कि उसे खून की उल्टी करने का मन कर रहा था। बूम! शटल बस में हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और बट के पीछे लगे 4 स्पिरिचुअल एनर्जी टरबाइन से नीली हवा निकली। एक झटके के साथ शटल बस ताइवान शहर के उत्तर में म्यूटेटेड जंगल की ओर बढ़ गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के युग में इस तरह का टरबाइन शटल बहुत तेज था। चू वेई जो खिड़की के पास था, उसे लगा कि बाहर का नजारा परछाई की तरह पीछे की ओर जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि मुझे इस स्पीड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चू वेई जानते थे कि इस युग में सबसे तेज ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था बल्कि इंसानों में सबसे ताकतवर था। ऐसी अफवाह है कि जो ताकतवर आदमी सेकंड अवेकनिंग की हालत में पहुंच जाते हैं वे अपनी सुपर पावर को सुपर पावर से बने पंखों में बदल सकते हैं और आसमान में आजादी से उड़ सकते हैं। एक बार जब वे उस हालत में पहुंच जाते हैं तो वे दुनिया के हर कोने में घूम सकते हैं। बेशक सुपरनैचुरल शक्ति का दूसरा जागरण सिर्फ उड़ पाने से कहीं ज्यादा है। इस लेवल पर पावर हमेशा बदल सकती है।
उदाहरण के लिए आपके पास अभी जो रेड लाइटनिंग पावर है वह रेड लाइटनिंग आर्मर बना सकती है और आपके शरीर को ढक सकती है। इसे लंबी तलवार या ब्रॉडस्वॉर्ड में भी बदला जा सकता है। सुपरनेचुरल रूप से बदला गया यह हथियार बहुत शक्तिशाली है और इस्तेमाल करने में और भी आसान है। आधे दिन बाद शटल बस जंगल में रुकी। यांग किंगक्स्यू ने कुछ सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। उसके बाद वह सभी छात्रों को जंगल में ले गई। देखो, यह एक म्यूटेटेड आदमखोर फूल है ना? एक स्टूडेंट ने सूरजमुखी जितने बड़े फूल की ओर इशारा किया। फूल 1 मीटर से ज्यादा लंबा था और फूल की प्लेट पर उसका बड़ा मुंह लगभग आधा मीटर चौड़ा था। यह सही है। यांग किंगक्सू ने सिर हिलाया और कहा, यह एक पिरान्हा फूल है। यह अक्सर जंगली जंगलों में देखा जाता है। लेकिन डरो मत, यह म्यूटेटेड फूल बस थोड़ा डरावना दिखता है। इसकी क्षमता 300 पाउंड के फूल जितनी मजबूत नहीं है। क्लासमेट्स बहुत बढ़िया हैं। बूम! जैसे ही यांग किंगक्सू ने बोलना खत्म किया, स्क्वाड लीडर झांग जून ने पहले ही कई पिरान्हा मछलियों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। सभी क्लासमेट हैरान रह गए। झांग जून मुस्कुराया। पहले इस समय ताकत दिखाने पर उसे कई क्लासमेट से तालियां मिलती थीं। लेकिन इस बार उसे कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सभी स्टूडेंट्स ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। कोई भी खुश नहीं हुआ। उसकी तारीफ करना तो दूर की बात है। इसके विपरीत सभी लोग चुपचाप चू वेई को देख रहे थे, जिसका चेहरा शांत था। तुम्हें क्या लगता है कि चू वेई की तुलना में मॉनिटर अब इतना घटिया क्यों लग रहा है? कुछ सहपाठी आपस में फुसफुसाने लगी। तुम अभी भी अपनी फीमेल क्लासमेट्स का ध्यान खींचने के लिए इस तरह का बिहेवियर कर रहे हो। तुम बहुत घटिया हो। चू अभी भी क्लासी है, उसका एक्सप्रेशन शांत है, वह जल्दी में नहीं है और वह जितना ज्यादा कंपटीशन करता है उतना ही चार्मिंग होता जाता है। सबको इस हालत में देखकर झांग जून को एक पल के लिए लगा कि वह गलत क्लास में आ गया है। ये क्लासमेट उसके लिए अनजान थे। खासकर जब मैं चू वेई को देखता हूं तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है।